तो एपिसोड स्टार्ट होता है हम व्यूअर्स को बताते हुए कि जंगल के उस अबेंडेंड जगह पर उन लोगों को दफनाया जाता है जिनके पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज होती हैं और उनमें से ही बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें उनकी अधूरी इच्छा या फिर बदले और जलन की वजह से मुक्ति नहीं मिल पाती और ऐसी आत्माओं को अलग से कैद कर दिया जाता है। और कल रात वैसे ही एक कब्र को खोल दिया गया जिनमें से बहुत सारी आत्माएं आजाद हो चुकी हैं और अब पूरे राज्य पर खतरा मंडरा रहा है। अगली सीन में हम क्योका और जनरल को देखते हैं, दोनों प्रिंस ताकेहितो से मिलने जा रहे होते हैं। क्योका कहता है कब्र का खुलना और ताकेहितो का डिस्क्लोजर सेम टाइम पर हुआ है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जनरल कहते हैं वैसे ताकेहितो ने खुद कहा है कि उनकी पावर्स अनस्टेबल हैं, वो अभी सिंहासन को पाने में सफल नहीं हुए हैं, फिर भी अभी हम इस पोजीशन पर नहीं हैं कि कुछ ज्यादा फिगर आउट कर सकें। इन सभी बातों के दौरान रास्ते में इनकी मुलाकात होती है काजुशी से, वो भी प्रिंस से मिलने आया है। क्योका उसे देखकर पूछता है तुम्हारे फॉर्मल कपड़े कहाँ हैं भाई, क्या तुम प्रिंस से ऐसे मिलोगे? काजुशी कहता है वैसे मैं मिलिट्री का कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ और ये ही मेरे फॉर्मल कपड़े हैं। क्योका कहता है ठीक है, इस बार मैं जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार ढंग से आना। खैर अब अगले ही पल हम इन तीनों को प्रिंस के सामने देखते हैं और काजुशी प्रिंस को शुक्रिया करता है क्योंकि उसके फैमिली मेंबर ने इतना बड़ा क्राइम किया, उसके बावजूद उसे प्रिंस से मिलने का मौका मिला। ताकेहितो कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने अपने पिता की तरफ से तात्सुही परिवार को माफ कर दिया है और आई होप कि तुम्हें जो मौका मिला है तुम उसे सही साबित करोगे। फिर ताकेहितो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि अब तक तुम लोगों को पता चल ही चुका होगा कि एक कब्र खोली जा चुकी है। बहुत ही जल्द अंडरवर्ल्ड से कभी न खत्म होने वाली रात आएगी, हर तरफ एक गहरा अंधेरा होगा, सावधान हो जाओ, एक लड़ाई शुरू होने वाली है। क्योका कहता है मतलब खतरा हमारे राज्य की तरफ बढ़ रहा है। ताकेहितो कहते हैं अगर बाद में मुझे कुछ और भी नजर आया तो मैं तुम लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तीनों एक साथ ही कहते हैं ओके सर और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ताकेहितो खड़े होकर कहते हैं क्योका रुक जाता है और झुककर पूछता है जी बोलिए। ताकेहितो क्योका की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारी सगाई हो गई है। क्योका कहता है जी हाँ। ताकेहितो कहते हैं फाइनली हो ही गई, तुम्हारी मंगेतर, उसके सामने बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है तो उनका सामना करने के लिए तुम भी तैयार रहो। क्योका कहता है जी मैं समझ गया। तो यहाँ पर प्रिंस ताकेहितो के पास फ्यूचर को देखने की एबिलिटी है। खैर इसी के साथ सीन मियो की तरफ जाता है और उसने एक प्यारी सी ड्रेस पहन रखी थी और वो काजुकी को स्पिन करके दिखाती है और पूछती है तो मैंने कैसा किया। काजुकी कहती है देखो तुम्हें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि अपने शोल्डर को झुकाना नहीं है, पार्टी में बातचीत करने की कोशिश करना और मुझे लगता है कि तुम्हारा पोस्चर भी थोड़ा चेंज करना होगा जिससे तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट लगो, और हाँ मुस्कुराना मत भूलना। मियो एकदम अजीब से मुस्कुरा कर कहती है ऐसे? हाजुकी कहती है नहीं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो अपने और क्योका के बचपन का एक किस्सा सुनाती हैं जिसे सुनकर मियो को हंसी आ जाती है, जिस पर काजुकी कहती है ऐसे बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराना है तुम्हें। मियो कहती है ठीक है मैं समझ गई। हाजुकी कहती है चलो ठीक है अब हम चलने की प्रैक्टिस करते हैं। वेस्टर्न कपड़ों में हमें अपने चलने के अंदाज को भी बदलना होता है। अब मियो चलकर दिखाती है और भाई ये लड़की एकदम से रोबोट की तरह चल रही होती है, बेचारी हाजुकी कुछ बोल ही नहीं पाती। खैर फिर इसके बाद हाजुकी टेबल मैनर भी सिखाती हैं और फिर दोनों वापस से सारे स्टेप्स को रिपीट करती हैं। मियो यहाँ पर मन ही मन काफी ज्यादा खुश भी थी कि वो बहुत जल्द हाजुकी की तरह एक वंडरफुल लेडी बन जाएगी जैसी क्योका डिजर्व करते हैं। वहीं अब हम क्योका को देखते हैं जो कि ताकेहितो की बात से परेशान था। उसे यकीन था कि जरूर ताकेहितो ने देख रखा है कि मियो के साथ फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए उन्होंने उसे आगाह किया। क्योका काफी ज्यादा परेशान था कि आखिर मियो के साथ क्या होने वाला है। फिर क्योका को उसी खबरी की बात याद आती है कि मियो की माँ उसुबा परिवार से बिलोंग करती हैं। क्योका बताता है कि उसुबा परिवार एक लौता ऐसा परिवार है जिसके पास अनोखी और काफी खतरनाक सुपरनैचुरल एबिलिटीज हैं, जैसे कि माइंड रीड करने की, यादों को देखने की और तो और सपनों तक के अंदर घुस जाने की एबिलिटी। और हर रात जो मियो को डरावने सपने आते हैं, क्या उसका संबंध उसुबा परिवार की सुपरनैचुरल एबिलिटी से हो सकता है? क्योंकि उसुबा परिवार के अलावा ये एबिलिटी किसी के पास नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है और मैं गलत हूँ तो फिर और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूज था। खैर अब वो नीचे आकर कहता है तैयार हो जाओ, हम बस किसी भी समय निकलने ही वाले हैं। गोदो पूछता है क्या तुम कहीं जा रहे हो? क्योका कहता है हाँ मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। गोदो कहता है जरूर मियो को देखने जा रहे हो ना? क्योका कहता है नहीं, काम से जा रहा हूँ और अंधेरा होने से पहले वापस आ भी जाऊंगा। अब सीन वापस से मियो की तरफ जाता है और हाजुकी कहते हैं कि अब तुम्हें सिखाने के लिए बस एक आखिरी चीज बची हुई है, बातचीत करने का तरीका, जैसे कि खुद को इंट्रोड्यूस करना। मियो कहती है आपका बहुत शुक्रिया,
आपने मेरी बहुत मदद की है। हाजुकी कहती है, अरे ये सब तो मेरी छोटी बहन के लिए था, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकी, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। फिर हाजुकी कुछ और भी कहने वाली थी, लेकिन वो रुक जाती हैं और मन में कहती हैं कि क्या मुझे ये कहना चाहिए, वैसे हम काफी क्लोज तो आ चुके हैं। खैर, हिम्मत करके हाजुकी कह ही देती हैं, मियो अब हम काफी क्लोज आ चुके हैं और हम अब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, तो क्या तुम मुझे मिस हाजुकी की जगह बड़ी बहन कहोगी? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि अब हमें इतना फॉर्मल होने की जरूरत है। मियो हाजुकी की बात से खुश हो गई थी और वो उन्हें बड़ी बहन कहने वाली थी, तभी उसे काया का याद आ जाता है। वो उसे बड़ी बहन ही कहा करती थी और वो कहती है कि अभी के लिए अगर मैं आपको सिर्फ हाजुकी कहूँ तो क्या ये सही रहेगा? हाजुकी मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल, क्यों नहीं, ये बिल्कुल सही रहेगा। अब हाजुकी के जाने का समय हो गया था। मियो उन्हें बाहर तक छोड़ने आती है और हाजुकी के जाने के बाद मियो कहती है कि मैं क्योका के करीब रहना चाहती हूँ, उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ, लेकिन आखिर ये परिवार होता क्या है? फिर हम क्योका को देखते हैं और वो उसी खबरी से मिलने गया होता है। क्योका उससे पूछता है, क्या तुमने उस उबा परिवार के किसी सदस्य को ढूंढा? खबरी कहता है, मैंने बहुत छानबीन की, लेकिन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो उस उबा परिवार एग्जिस्ट ही नहीं करता। अफवाह है कि उस उबा परिवार ने खुद की जान ले ली थी। क्योका कहता है, तो उस उबा परिवार से रिलेटेड सिर्फ एक ही लिंक है हमारे पास, मियो की माँ सुमी। खबरी कहता है, जी हाँ, वो एक लौती ऐसी शख्स है जो कि उस उबा परिवार के नाम से जानी जाती हैं। क्योका मन में कहता है कि उस उबा परिवार कितना भी मिस्टीरियस क्यों ना रहा हो, उनके लिए सुमी की पहचान को पूरी तरह से मिटाना नामुमकिन रहा होगा। क्योका कहता है, देखो, मुझे कोई भी जानकारी चाहिए जो भी तुम ला सकते हो, और शुरुआत करो सुमी से, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। फिर अब हम मियो को देखते हैं, वो सो गई होती है और वो फिर से बुरा सपना देख रही थी। क्योका देर से घर आया था और वो मियो के पास ही होता है। क्योका कहता है कि मुझे जल्द से जल्द मियो के बुरे सपनों का कारण पता करना ही होगा। अब अगले दिन मियो फिर से प्रैक्टिस कर रही होती है। हाजुकी कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम फाइनली टाउन में जाने के लिए तैयार हो। मियो काफी थकी लग रही थी और हाजुकी उससे पूछती है कि क्या हुआ, मुझे लगता है तुम ठीक से सो नहीं रही हो। मियो कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हाजुकी पूछती है, मैंने सुना है कि आजकल क्योका रात को काफी देर से घर आ रहा है। मियो बताती है, हाँ, आजकल वो काफी ज्यादा बिजी हैं। उन्होंने जाने से पहले मुझे बताया भी है कि आज भी वो देर से आएंगी। सीन शिफ्ट होता है क्योका की तरफ। वो और गोदो दोनों ऑफिस में थे। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि बाहर कार से एक बंदा यूनिट में आता है। उसे देखकर गोदो बताता है कि फाइनली इंपीरियल हाउस होल्ड मिनिस्ट्री से बंदा आ ही गया। वैसे ये काफी हैरानी की भी बात है कि उन्होंने एक बंदा भेजा। क्योका कहता है कि ये सिचुएशन की सीरियसनेस को दिखाता है। चलो हम कोशिश करेंगे कि उससे हम सिचुएशन का पूरा हाल जान लें। फिर अगले ही पल वो बंदा क्योका के सामने था और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इस बंदे का नाम है अराता सुरुकी। जी हाँ, ये वही मिस्टीरियस बंदा है जिसे मियो को लाने के लिए भेजा गया है। खैर, क्योका खुद को भी इंट्रोड्यूस करता है। सुरुकी कहता है, मैं आपको पहले से ही जानता हूँ क्योंकि काफी फेमस है आप। आपके बारे में अफवाह है कि आपने बहुत सारी औरतों को भगा दिया और आप काफी निर्दयी इंसान हैं। क्योका कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ ये सब बातें करने आए हैं, कब्र के बारे में बताइए। सुरुकी कहता है, अरे हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक कब्र खोली जा चुकी है और इंपीरियल हाउस होल्ड मिनिस्ट्री आजाद होने वाली आत्माओं को जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं। सुरुकी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी क्योका को हैंड ओवर करता है। इसमें इंसिडेंट की लोकेशन मार्क हो रखी थी। क्योका पूछता है कि आखिर मिनिस्ट्री ने अचानक हमारी मदद लेने का क्यों सोचा, पहले हमें इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया। सुरुकी बताता है कि हमने अकेले ही 20% आत्माओं को पकड़ लिया है, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा मैन पावर नहीं बची है और मिनिस्ट्री के हायर अप्स को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि ये काम हमारे अकेले के बस का नहीं है। क्योका को सुरुकी की बात कुछ हजम नहीं होती। क्योका कहता है, अगर तुम माइंड न करो तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँची। मेरा मतलब तुम मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय नहीं हो। सुरुकी कहता है, बहुत खूब, काफी समझदार हो, तुमने सही कहा। मिनिस्ट्री से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं मिनिस्ट्री से काफी लंबे समय से जुड़ा हूँ, तो वो मुझे नेगोशिएशन के लिए चुनते हैं। क्योका कहता है, समझ गया, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो वो तुम्हें नेगोशिएशन करने के लिए भेजते हैं। सुरुकी कहता है, बिल्कुल सही, और हम नेगोशिएशन करें उससे पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि फिलहाल में आपकी एंगेजमेंट हुई है, आपको बहुत बधाई हो। मैं भी शादी करने का सोच रहा हूँ, लेकिन क्या करे, शादी करना इतना मुश्किल जो हो गया है। सुरुकी की बात को बीच में ही काट कर क्योका कहता है, खैर, हमें ऑफिशियल रिक्वेस्ट रिसीव हुई है तो हम ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सुरुकी कहता है, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आपसे मैं यूनिट और मिनिस्ट्री के बीच में एक कनेक्शन की तरह सर्व करूंगा, तो मेरा यहाँ पर आना जाना होता रहेगा।
अब अगले सीन में क्योका टीम के साथ स्पॉट पर पहुंचता है और सभी को ऑर्डर देता है कि अगर किसी का भी सामना आत्माओं से होता है तो एक साथ मिलकर सामना करना, अकेला कोई भी नहीं लड़ेगा। इस हादसे के कुछ विक्टिम्स भी थे और काजुशी और जनरल उनमें से ही एक के पास थे। इस बंदे की सांसें तो चल रही होती है लेकिन ये बेहोश था। काजुशी कहता है वैसे ये बंदा सिर्फ एक विक्टिम तो नहीं है ना? जनरल कहते हैं हाँ, ये उनमें से हैं जिन्होंने उस कब्र को खोला है। काजुशी कहता है बताओ, बेचारे को अगर होश आ भी गया तो एक डरावनी इंटेरोगेशन इसका वेट कर रही है। जनरल कहते हैं कि ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनमें से अभी तक किसी को भी होश नहीं आया। लेकिन क्यों, इस पहेली का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तभी काजुशी कहता है कब्र का श्राप। जनरल कहते हैं सही कहा, कब्र से निकली आत्माओं के कांटेक्ट में आने से ही इन्हें श्राप लगा है। काजुशी कहता है कि आपको पता है कि मेरे पास एबिलिटी है जिसे काइजुत्सु कहते हैं। इस एबिलिटी की हेल्प से श्राप और जादू टोने को दूर किया जा सकता है, लेकिन ये एबिलिटी सिर्फ जिंदा इंसानों पर काम करती है और मुझे नहीं पता कि मैं आत्माओं के श्राप को दूर कर पाऊंगा या नहीं। जनरल कहते हैं हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, कुछ भी हो तुम्हें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। फिर सीन वापस से क्योका की तरफ जाता है। वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी क्योका नोटिस करता है कि जंगल के इस हिस्से में किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं है। ये लोग कुछ समझ पाते तभी वो आत्माएं इन पर अटैक कर देती हैं। वहीं काजुशी अपनी एबिलिटी को उसी बंदे पर यूज करता है और तभी उसे बहुत सारी डरावनी आत्माएं दिखती हैं। काजुशी डर कर पीछे हट जाता है और कहता है ये श्राप, ये तो बहुत खतरनाक है, इसे मैं हैंडल नहीं कर सकता। वहीं हम मियो को देखते हैं, वो फिर से वही डरावना सपना देख रही थी। वो एक अंधेरी सी जगह पर थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। तभी कुछ आत्माओं के हाथ जमीन से निकलते हैं और मियो को पकड़ने लगते हैं। मियो डर कर क्योका का नाम पुकारती है और इसी के साथ सीन क्योका की तरफ चला जाता है। आत्माएं उस पर हमला कर रही थी लेकिन क्योका और उसके सभी साथी बच गए थे। फिर अब क्योका उनमें से ही एक आत्मा पर हमला करता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह रोते हुए मियो की आंख खुल जाती है। फिर सीन सुरुकी की तरफ जाता है। वो एक चेरी ब्लॉसम ट्री के पास खड़ा होकर कहता है फाइनली हम बस पहुंच ही गए हैं। पीछे से एक बूढ़े आदमी आकर कहते हैं इंडिकेशंस तो पहले से ही मिल चुके थे, अब बस जागने की बारी है। सुरुकी कहता है हाँ, और मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि यही तो मेरा काम है। वहीं हम क्योका को देखते हैं जिसने एक आत्मा को खत्म कर दिया होता है। गोदो कहता है हम इन्हें टाउन में नहीं घुसने दे सकते, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसी के साथ सीन टाउन की तरफ जाता है। मियो हाजुकी के साथ टाउन में आई हुई थी। हाजुकी कहती हैं बहुत अच्छे, तुम्हारा पोस्चर और वॉकिंग बिल्कुल सही है, तुम काफी अच्छा कर रही हो। मियो चलते चलते अचानक ही रुक जाती है और बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही थी। हाजुकी कहती हैं बस आज के लिए इतना ही काफी है, हम वापस जा रहे हैं। हाजुकी मियो को ले जा रही थी। तभी सामने से एक बच्चा भागते हुए आ रहा था और वो मियो से टकरा जाता है जिससे मियो का पाउच नीचे जमीन पर गिर जाता है। मियो अपना पाउच उठाकर जैसे ही खड़ी होती है तो उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी कोई उसे पकड़ लेता है। मियो को लगता है कि ये क्योका है और वो उसका नाम लेती है। तभी वो शख्स कहता है मियो क्या आप ठीक हैं? और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये तो सुरुकी है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।